You are watching Fair Notebook Channel. Notes made fair, learning made easy. नमस्कार जी, स्वागत है आपका फेयर नोटबुक चैनल की ओर से। आज की हमारी वीडियो का विषय है साम्राज्यों का उदय। कक्षा 7वीं का अध्याय 5। यह पाठ प्राचीन भारत में छोटे राज्यों के बड़े साम्राज्यों में बदलने की प्रक्रिया को समझाता है। इसमें बताया गया है कि साम्राज्य कैसे बने, उनका विस्तार कैसे हुआ और उन्होंने शासन, समाज तथा अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। यह अध्याय हमें मौर्य साम्राज्य, अशोक के धम्म और कुशल प्रशासन की जानकारी देकर भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण काल के बारे में परिचित करवाता है। तो इस वीडियो में आप पाठ का सार, इसमें जो क्रियाकलाप गतिविधियां दी गई हैं उनके उत्तर और इसके अलावा प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे साम्राज्य क्या होता है, साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ और उन्हें भारतीय सभ्यता को कैसे आकार दिया, राज्य से साम्राज्य बनने में कौन कौन से तत्व सहायक हुए और 6वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से 2री शताब्दी सामान्य संवत पूर्व तक का जीवन कैसा था। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो पाठ के शुरुआत में भविष्य और ध्रुव, 2 बच्चे जो बहुत खुश थे, उन्होंने एक अपना यंत्र बनाया जिसका नाम इतिहास था, जो उन्हें अतीत में ले जा सकता था। एक तरह से उसे टाइम मशीन कह सकते हैं। उन्होंने अपनी पहली यात्रा के लिए पाटलिपुत्र जाना चुना, जो आज के पटना शहर के जगह था। जैसे ही वह शहर के बाहर उतरे, उन्होंने एक लड़की को देखा जो एक घुड़सवार से बात कर रही थी। घुड़सवार के जाने के बाद लड़की उनके पास आई। उन्होंने उसका नाम पूछा। लड़की ने इरा नाम बताया और ये भी कहा कि वह कान्हा दास की बेटी है। कान्हा दास जो लोहार थे, और लड़की ने इन दोनों का पाटलिपुत्र में स्वागत किया। भविष्य और ध्रुव ने अपना अपना नाम बताया। इरा ने धीमी आवाज में कहा कि आगे सैनिक जा रहे हैं जो पड़ोसी राज्य से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। राजा युद्ध से बचना चाहते हैं लेकिन प्रजा की रक्षा के लिए लड़ते भी हैं। कई तलवारें इरा के पिता ने बनाई थी और उसके चाचा भी सेना में थे। इरा उन्हें विदा करने आई थी। तीनों बच्चे पुल की ओर देखते हैं जहां से बड़ी सेना बाहर जा रही थी, कुछ घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर, और फिर वे शहर में घुसते हैं। यह कहानी हमें प्राचीन भारत के बड़े शहरों और साम्राज्यों की झलक दिखाती है। शहर की सुरक्षा और सुंदरता। इरा ने पुल के बारे में बताया कि यह चल पुल है जिसे दुश्मनों के आने पर ऊपर उठा लिया जाता है। इसके नीचे नदी नहीं बल्कि एक गहरी खाई है जो शहर को सुरक्षित रखती है। दूर के पहाड़ और जंगल लकड़ी, दवाइयाँ और कीमती चीज़ें देते हैं। वहाँ से हाथी भी पकड़े और प्रशिक्षित किए जाते हैं। ध्रुव ने पहाड़ में गुफा के बारे में पूछा। इरा ने कहा कि राजा भिक्षुओं के लिए वह गुफा बनवा रहे हैं और पूरा होने पर हम वहाँ जा सकेंगे। शहर में ऊंची लकड़ी की दीवारें, पहरे की मीनारें, बड़ा राजमहल और जीवंत सड़कें थी। इरा बाजार की ओर इशारा करती है जहां दूर दूर से व्यापारी आते हैं। ये दृश्य हमें बताते हैं कि प्राचीन शहर कितने मजबूत और सुंदर होते थे। इरा ने यह भी बताया कि दोनों बच्चे जाने से पहले मुख्य बाजार जरूर देखें। राजा सभी दिशाओं से आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं, जहां से चीन से रेशम, दक्षिण से मसाले और रत्न, अलग अलग जगहों से अच्छे कपड़े मिलते हैं। पाटलिपुत्र में कोई चीज़ मुश्किल से नहीं मिलती। ध्रुव ने कुछ लोगों को सड़क पर कर्तव्य करते हुए भी देखा। इरा ने बताया कि वे नट हैं जो मानव स्तंभ बनाते हैं, गाते नाचते हैं या छोटे नाटक करते हैं ताकि लोग खुश हों। कभी कभी राजा के सामने भी प्रदर्शन करते हैं।
भविष्य ने कहा कि राजा बहुत ताकतवर लगते हैं। इरा ने बताया कि उनका शासन सिर्फ शहर के आसपास नहीं, बहुत दूर तक है। घोड़े पर 2 महीने लगते हैं सीमा पर पहुंचने में। भविष्य ने पूछा कि इतना बड़ा राज्य क्या कहलाता है? तो इरा ने गर्व से कहा, साम्राज्य। साम्राज्य की परिभाषा और अर्थ। साम्राज्य शब्द लैटिन के इम्पेरियम से आया है, जिसका मतलब है सबसे बड़ी ताकत। साम्राज्य कई छोटे राज्यों का समूह होता है, जहां एक मजबूत राजा सब पर शासन करता है। छोटे राजाओं को जीतकर वे उनके ऊपर राज करते हैं। छोटे राजा रहते हैं लेकिन सब सम्राट के अधीन होते हैं। सम्राट अपनी राजधानी से पूरा साम्राज्य चलाता है, जो आर्थिक प्रशासनिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। संस्कृत में सम्राट को सम्राज, अधिराज या फिर राजाधिराज कहते हैं, यानी राजाओं का राजा। अधीन सम्राट राजा को भेंट देते हैं, जैसे कि पैसे, सोना, अनाज, जानवर, हाथी आदि। यह उनकी वफादारी को दिखाता है। अधीन राजा को सामंत भी कहते हैं, वे सम्राट की आज्ञा को मानते हैं। साम्राज्य की मुख्य विशेषताएं। भारत का इतिहास साम्राज्यों से भरा है। वे बने, फैले, कुछ समय रहे और फिर खत्म हो गए। प्राचीन साम्राज्यों की ये विशेषताएं होती थी, जैसे कि छोटे राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण, बड़ी सेना रखना, दुश्मनों से बचाने और साम्राज्य को फैलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी नियुक्त करना, कर वसूलना, कानून बनाना, सिक्के बनाना, नाप तोल के मानक रखना, व्यापार को नियंत्रित करना, खनिज, जंगल, खेती और लोगों जैसे संसाधनों पर काबू रखना, कला, साहित्य, धर्म और ज्ञान को बढ़ावा देना और सड़कें, नदियाँ जैसी चीज़ें बनवाना ताकि सब सुचारू रूप से चले। बड़े साम्राज्य में अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां होती थी, फिर भी शांति रहती थी। साम्राज्य विस्तार के कारण। राजा साम्राज्य को बड़ा क्यों करना चाहते थे? कुछ कारण हैं। पूरी दुनिया पर राज करने की महत्वाकांक्षा, आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें, बड़े क्षेत्र से ज़्यादा संसाधन और सेना मिलती है, ज़्यादा धन और ताकत मिलती है। आमतौर पर छोटे राजाओं को वफादारी के बदले अपना क्षेत्र चलाने की इजाज़त मिलती थी। जो साम्राज्य फैलाने के तरीके थे उनमें मजबूत सेना भेजना, सीमाओं पर किले बनाना, पड़ोसी राज्यों पर हमला करना, नदियां और व्यापारिक रास्तों पर कब्जे करना, और जब छोटे राज्य आपस में लड़ते थे तो मजबूत राज्य जीत जाता। युद्ध के अलावा शादी, समझौते या भेंट से भी जो साम्राज्य का विस्तार होता था। व्यापार और व्यापारिक मार्ग। बड़ी सेना चलाना बहुत महंगा है। सैनिकों को खाना, कपड़े, हथियार, हाथी घोड़ों की देखभाल, इसलिए व्यापार बहुत जरूरी था। व्यापार से राजा को कर मिलता और लोग अमीर होते। प्राचीन भारत में कपड़े, इत्र, अनाज, रत्न, हस्तशिल्प और जानवर बिकते थे। व्यापार भारत से बाहर भी जाता था। जमीन और समुद्र के रास्ते। मुख्य रास्ते उत्तरापथ और दक्षिणापथ थे। इन पर बड़े बड़े शहर थे। व्यापार से साम्राज्य मजबूत होता था। श्रेणियां और उनका महत्व। व्यापारी अकेले नहीं, समूह में काम करते थे, इससे श्रेणियां बनी। व्यापारियों, कारीगरों, साहूकारों की संस्थाएं। हर श्रेणी में चुना हुआ नेता और अधिकारी होते थे जो ईमानदार और अच्छे होते थे। श्रेणियां अच्छी इसलिए थी क्योंकि लोग एक दूसरे से लड़ते नहीं, साथ मिलकर काम करते थे। संसाधन, बाजार की खबरें, मांग, आपूर्ति सब साझा करते थे, इससे सबको फायदा होता था। श्रेणियां प्राचीन भारत की मजबूत आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा थी। श्रेणियों की विशेषताएं और महत्व। श्रेणियां प्राचीन भारत में बहुत खास संस्थाएं थी। ये व्यापारियों, शिल्पकारों और अन्य काम करने वालों के समूह होती थी। इनमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते। एक पुराने ग्रंथ में लिखा है कि कृषक, व्यापारी, पशुपालक, साहूकार और शिल्पकार अपने अपने समूह के लिए खुद नियम बनाते थे।
राजा इन नियमों में दखल नहीं देता था क्योंकि व्यापार अच्छा चल रहा होता था। श्रेणियां पूरे भारत में फैली थी और कई सदियों तक चली। बाद में ये व्यापार को प्रभावित करती रही। ये दिखाती हैं कि प्राचीन भारतीय समाज खुद को अच्छी तरह संगठित कर सकता था। गांव में भी समितियां होती थी। अच्छा राजा स्थानीय संस्थाओं को आज़ादी देता था और अगर वे अच्छा काम कर रही हों तो हस्तक्षेप नहीं करता था। मगध का उदय 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में बड़े बदलाव हुए। पहले महाजनपद थे जिनमें मगध, जो कि आज का दक्षिण बिहार का एरिया है, सबसे मजबूत बना। मगध ने कई राज्यों को जीतकर भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बनाया। अजात शत्रु जैसे राजाओं ने इसे बहुत ही ताकतवर बनाया। मगध गंगा के उपजाऊ मैदानों में स्थित था जहां अच्छी जमीन, जंगल से लकड़ी और हाथी मिलते थे। पास के पहाड़ों से लोहे का अयस्क आता था। लोहे के औजारों से खेती की फसल अच्छी हुई और लोहे के हथियारों से सेना मजबूत हुई। अधिशेष अनाज से लोग शिल्प की ओर मुड़े। गंगा और सोन नदियां व्यापार में मदद करती थी। इससे राज्य को ज़्यादा आमदन हुई। नंदवंश और चंद्रगुप्त मौर्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महापद्मनंद ने नंद वंश शुरू किया। उन्होंने कई छोटे राज्यों को जीतकर बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी, इसके लिए उन्होंने सिक्के भी चलवाए। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। आखिरी राजा जो धनानंद था बहुत अमीर था, लेकिन प्रजा पर वह अत्याचार करता था। इससे लोग नाराज हुए और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को खत्म कर दिया। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और साम्राज्य का विस्तार किया। कौटिल्य यानी चाणक्य ने इसी दौरान अर्थशास्त्र लिखा जिसमें शासन चलाने के नियम बताए गए। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का भारत पर आक्रमण। उसी समय उत्तर पश्चिम में यूनानी राजा अलेक्जेंडर आया, जिसे कि हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। वह फारस जीतकर भारत आया था। उसने राजा पुरु यानी पोर्स से युद्ध लड़ा और जीता, लेकिन पुरु की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे उसका राज्य लौटा दिया। अलेक्जेंडर की सेना यहाँ आते आते थक गई और आगे नहीं गई, वह वापस लौट गया। उसके जाने के बाद चंद्रगुप्त ने उन क्षेत्रों को जीत लिया। अलेक्जेंडर के आने से भारत और यूनान की संस्कृतियाँ आपस में मिलीं। मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य बनाया जो बहुत बड़ा था। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र शामिल थे। अच्छा शासन, कर व्यवस्था, न्याय और प्रजा का कल्याण जरूरी था। मौर्य साम्राज्य में अच्छी सड़कें, कर प्रणाली और सेना थी। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और फिर अशोक राजा बने। अशोक और धम्म की नीति। अशोक शुरू में युद्ध करते थे। कलिंग युद्ध में बहुत मारकाट देखकर वे बहुत दुखी हुए और धम्म अपनाया। धम्म का मतलब अच्छा व्यवहार, अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान और प्रजा की भलाई से था। अशोक ने पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख लिखवाए। ये प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। उन्होंने अस्पताल, सड़कें, पेड़ और कुएं बनवाए। सभी धर्मों के प्रति अशोक सहिष्णु थे। उन्होंने दूर तक अपने दूत भेजे और बौद्ध धर्म फैलाने में मदद की। मौर्य काल में जीवन और समाज। मौर्य काल में शहर जैसे कि पाटलिपुत्र बहुत सुंदर थे। लकड़ी के घर, अच्छी सड़कें और सुरक्षा थी। लोग सूती कपड़े पहनते थे। किसान अच्छी खेती करते थे। कारीगर मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां आदि बनाते थे। व्यापार अच्छा था। मैग सथनीज जैसे विदेशी लेखक ने भारत की समृद्धि लिखी। सोहा गौरा जैसे अभिलेख बताते हैं कि राज्य दुर्भिक्ष में मदद करता था। कला और वास्तुकला। मौर्य काल की कला बहुत सुंदर थी।
चमकदार पत्थर के स्तंभ जैसे कि सारनाथ का सिंह स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, सांची का स्तूप, 12 बार की गुफाएं और मिट्टी की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। ये बौद्ध धर्म से जुड़ी थी। हाथी सिंह जैसे प्रतीक शक्ति दिखाते थे। साम्राज्यों का पतन और उनकी विरासत। साम्राज्यों के पतन के पीछे कई कारण होते थे, जैसे एक शक्तिशाली सम्राट के बाद किसी निर्बल उत्तराधिकारी का आना या दूर दराज के क्षेत्रों का स्वतंत्र होने का प्रयास करना। युद्धों या अकाल के समय जब करों का बोझ बढ़ जाता तो स्थानीय जनता और सामंतों में असंतोष पैदा होता। इसके बावजूद मौर्य साम्राज्य जैसी सत्ताओं ने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की और कला, वास्तुकला और व्यापारिक प्रणालियों को सुदृढ़ किया। अशोक के स्तंभ से लिया गया सिंह शीर्ष लॉयन कैपिटल आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो उनकी महान विरासत को जीवित रखता है। पाठ में यह जानकारी भी दी गई है कि प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि का जन्म भी लगभग 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में ही माना जाता है। जब नंदों का राज्य था, उन्हें एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना के लिए जाना जाता है। इसमें 3996 सूत्रों के माध्यम से संस्कृत व्याकरण के नियमों को संकलित किया गया है। तो इस पाठ से हमने सीखा कि साम्राज्य अनेक छोटे राज्यों या क्षेत्रों से मिलकर बना एक बड़ा क्षेत्र होता है। सम्राट अपने साम्राज्य का विस्तार मुख्यतः प्रसिद्धि प्राप्त करने, शक्ति अर्जित करने, सैन्य शक्ति और संसाधनों और आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए करते थे। भारत के प्रारंभिक साम्राज्य प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, सिंचाई और परिवहन के लिए नदियों की उपस्थिति तथा व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों से संपन्न क्षेत्रों में ही उदित हुए। पश्चिम और उत्तर भारत में जो है सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के अभियान का राजनीतिक प्रभाव सीमित था, लेकिन इसने भारतीय ग्रीक सांस्कृतिक संपर्कों के द्वार खोल दिए। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य बनाया जिसकी विरासत शताब्दियों तक चली। उनकी विरासत में व्यापारिक मार्गों और आर्थिक प्रणालियों को सुदृढ़ करना, व्यापार के लिए सिक्कों का व्यापक उपयोग, उत्कृष्ट रूप से संचरित की गई नगरीय बस्तियां और प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली सम्मिलित है। उन्होंने कला और वास्तुकला को भी प्रोत्साहन दिया। अशोक अपनी उपलब्धियों का प्रसार करने और एक दयालु सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। साम्राज्य का उदय। इस पाठ के जो प्रारंभ में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं कि साम्राज्य क्या होता है। तो इसका उत्तर है, साम्राज्य एक अत्यंत विशाल भौगोलिक क्षेत्र होता है जिस पर एक सर्वोच्च शासक या सम्राट का शासन होता है। यह कई छोटे राज्यों का समूह होता है। इसे चलाने के लिए बड़ी सेना, अधिक धन यानी कि संसाधन और कर वसूलने के लिए अधिकारियों के एक बड़े तंत्र की आवश्यकता होती है। प्रश्न है, साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ और उन्होंने भारतीय सभ्यता को प्रभावित कैसे किया। तो इसका उत्तर है, साम्राज्य का उदय शक्तिशाली राज्यों जैसे कि मगध, इनके द्वारा पड़ोसी क्षेत्रों को जीतने से हुआ। इन्होंने भारतीय सभ्यता को निम्नलिखित रूप से आकार दिया। राजनैतिक एकता, पूरे भारत को एक शासन के अधीन लाना, सांस्कृतिक प्रसार, कला, भाषा और धर्म यानी नैतिकता के विचारों को फैलाना और व्यापारिक उन्नति, लंबी दूरी के व्यापारिक मार्गों जैसे कि उत्तरापथ का विकास इन्होंने किया। प्रश्न है, राज्यों से साम्राज्य बनने के लिए कौन कौन से तत्व सहायक हुए। इसका उत्तर है, इसमें जो है तत्व जो सबसे ज़्यादा सहायक हुआ वो है भौगोलिक लाभ, उपजाऊ भूमि और नदियों का होना जैसे गंगा और सोन नदी का क्षेत्र। सैन्य शक्ति, तो विशाल सेना और हाथियों की उपलब्धता ने साम्राज्य बनाने में मदद की। संसाधन, लोहे की खदानें, इससे हथियार बनाने और कृषि के लिए
जो औजार बनाने में मदद मिली। कुशल प्रशासन, चाणक्य जैसी बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त अशोक जैसे नेतृत्व ने साम्राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व तक का जीवन कैसा था? तो इसका उत्तर है, सामाजिक जीवन की बात करें तो लोग वर्ण व्यवस्था और व्यावसायिक श्रेणियों में संगठित थे। आर्थिक रूप से देखें तो कृषि मुख्य आधार था, लेकिन शहरों में व्यापार और शिल्प कला, मिट्टी के बर्तन, गहने आदि बहुत बड़े पैमाने पर इनका व्यापार होता था। और धार्मिक जीवन, यह समय नए विचारों का था, जहां बौद्ध, जैन, आजीविका जैसे संप्रदाय पनप रहे थे। और प्रशासनिक रूप से देखें तो राजा और उसके जासूसों का नियंत्रण बढ़ गया था, जिससे समाज में अनुशासन और सुरक्षा आई। पाठ के बीच में कुछ क्रियाकलाप और प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर इस प्रकार से हैं, जैसे कि पेज नंबर 89 पे पूछा गया है, आइए पता लगाएं के अंतर्गत कि साम्राज्य विस्तृत भूभागों में फैले थे, जिनमें अनेक प्रकार की भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियों वाले जन रहते थे। आपके विचार में सभी लोग सौहार्दपूर्वक रहे, जय सम्राटों ने कैसे सुनिश्चित किया होगा? तो इसका उत्तर है, कानून और प्रशासन लागू करके, एक समान नियम और कर व्यवस्था रखकर शांति बनाए रखते थे। स्थानीय शासकों को अधिकार देकर स्थानीय राजाओं को कुछ स्वायत्तता दी गई, बशर्ते वे सम्राट के प्रति वफादार रहें। व्यापार और संपर्क बढ़ाकर सड़कें, बंदरगाह, बाजार बनाकर अलग अलग समुदायों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ाई जाती थी। धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहित कर विभिन्न धर्मों और कलाओं को मान्यता देकर मतभेद कम किए जाते थे। मुद्रा, माप और भाषा के मानक बनाकर एक रूप आर्थिक और प्रशासनिक प्रणाली से एकता आती थी। सशक्त सेना और न्याय व्यवस्था से कानून व्यवस्था बनाए रखने और विद्रोह दबाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो उपाय करके उन्होंने राज्य स्थापित किए, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए और लोग सौहार्दपूर्ण रहे, इसके लिए उन्होंने ये सभी जो है नियम बनाए या ये कार्य उन्होंने किए। प्रश्न 89 पेज पे ही पूछा गया, एक विशाल साम्राज्य संचालित करना अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरा होता है, फिर भी कोई राजा अपना राज्य बढ़ाकर सम्राट क्यों बनना चाहता होगा? जैसे कि संपूर्ण विश्व पर शासन करने की महत्वाकांक्षा एक ऐसा रूपक है जिससे संकेत मिलता है कि विशाल क्षेत्र पर अधिकार करना हर एक सम्राट चाहता था, तथा यह सुनिश्चित करना कि भावी पीढ़ियां उन्हें याद रखें। एक विशाल भू प्रदेश को अपने अधीन कर वहां के संसाधनों का प्रयोग करके अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने की इच्छा, एवं अपने साम्राज्य के लिए महान संपदा प्राप्त करने की उत्कंठा। तो ये तो संभावित जो है कुछ उत्तर हैं। इसके अलावा आप और क्या जोड़ सकते हैं? तो जैसे हम जोड़ सकते हैं कि जस और स्मरण, अपनी महानता दिखाकर इतिहास में नाम कमाना, संसाधन और धन, भूमि, खनिज, कृषि और कर राज्य से आर्थिक शक्ति बढ़ाना, सुरक्षा सीमाओं को चौड़ा कर पड़ोसी खतरे को कम करना, सैन्य शक्ति और प्रतिष्ठा, बड़ी सेना और प्रभाव से राजनीतिक दबदबा बनाना, व्यापार और मार्गों का नियंत्रण, व्यापारिक मार्गों पर अधिकार से आय और प्रभाव बढ़ाना, धार्मिक सांस्कृतिक प्रसार, अपनी विचारधारा, धर्म और संस्कृति का फैलाव करना। पेज नंबर 91 पे आइए पता लगाएं के अंतर्गत पूछा, आपके विचार से शासकों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध के अतिरिक्त दूसरे और कौन कौन से उपाय अपनाए होंगे? तो इसका उत्तर है कूटनीति और गठबंधन, विवाह समझौते और मित्र राष्ट्र बनाकर प्रभाव बढ़ाया, राजनीतिक दखल, स्थानीय शासकों को नियंत्रण कर या उन्हें बदलकर विस्तार किया, आर्थिक दबदबा, व्यापार मार्ग और बंदरगाहों पर नियंत्रण कर आर्थिक प्रभुत्व बनाया, कर प्रणाली और उपहार प्रणाली, कर वसूल कर या संरक्षण देकर छोटे राज्यों को अधीन किया, सांस्कृतिक प्रसार, धर्म, भाषा और कला के द्वारा एकता और प्रभाव को स्थापित किया, व्यापारिक और वाणिज्यिक नेटवर्क,
व्यापारियों और गिल्ड्स के माध्यम के श्रेणियों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाया और आर्थिक निवेश के द्वारा सड़कों, पुलों और नगरों का विकास करके प्रशासनिक नियंत्रण को उन्होंने मजबूत किया। पेज नंबर 93 पर पूछा गया है, व्यापारिक मार्गों के मानचित्र का अवलोकन करें और उन भौगोलिक विशेषताओं की पहचान करें जिन्होंने व्यापारियों को उपमहाद्वीप में यात्रा करने में सहायता की। तो जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनमें नदियां नाव से माल ले जाने और अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंच बनाने में मदद करती थी। मैदानी क्षेत्र, समतल भूमि पर सड़कें और मार्ग बनाना आसान था, यात्रा तेज होती थी। समुद्री तट और बंदरगाह समुद्री व्यापार और विदेशी संपर्क के लिए ये आवश्यक थे। पहाड़ी दर्रे और घाट, पर्वतीय क्षेत्रों में ये दर्रे सुरक्षित मार्ग प्रदान करते थे। मानसून हवा समुद्री यात्रा में दिशा और समय तय करने में सहायक थी। और वन और चरगाह मार्गों पर विश्राम, चारा और संसाधन उपलब्ध कराते थे। इसके अलावा प्रश्न 94 पेज पर आइए पता लगाएंगे अंतर्गत एक शिल्प पट्टिका दी गई है, एक चित्र दिया गया है। इसमें आप कितने प्रकार के शस्त्रों की पहचान कर सकते हैं। आपको लोहे के कौन कौन से उपयोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र को ध्यान से देखें, पाठ पुस्तिका में भी है, स्क्रीन पर भी देख रहे हैं आप इसको। तो इसमें जो लोहे के उपयोग दिखाई दे रहे हैं उनमें जो शस्त्र हैं उनमें तलवार, भाला और धनुष्यबाण, ढाल, गदा, खंजर, रथ और घुड़सवार के भाले। लोहे के जो उपयोग इसमें दिख रहे हैं, शस्त्र निर्माण, ढाल या कवच बनाना, रथ के हिस्से जो किले के दरवाजों के निर्माण में पिन लगती थी वो बनाई गई, कृषि औजार जैसे कि हल या कुदाल, घोड़े की नाल और अन्य उपकरण, ये लोहे के उपयोग इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि बाएं भाग में कलश है, उसके ऊपर एक छत्र रखा हुआ है जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे हैं। आपके विचार से ऐसा क्यों किया गया होगा। तो इसका उत्तर है सम्मान और पवित्रता दिखाने के लिए बुद्ध के अवशेषों को विशेष सम्मान देकर उन्हें आदर दिया गया। सुरक्षा के लिए छत्र से अवशेषों की रक्षा और संरक्षित करने का संकेत मिलता है। और धार्मिक प्रतीक के रूप में छत्र ने पवित्रता और आध्यात्मिक अधिकार का प्रतीक दर्शाया है। प्रश्न आइए विचार करेंगे अंतर्गत पेज नंबर 97 पे आपके विचार में अलेक्जेंडर संपूर्ण विश्व पर राज करना चाहता था, इससे वह क्या प्राप्त करना चाहता था। तो जो चीज़ें वह प्राप्त करना चाहता था वह हो सकती हैं महत्वाकांक्षा और यश, वह इतिहास में महानतम विजेता कहलाना चाहता था। शक्ति और प्रभुत्व, नए प्रदेशों पर अधिकार करके आर्थिक और सैन्य बल बढ़ाना चाहता था। संस्कृति का प्रसार, यूनानी भाषा, कला और दर्शन को विश्व भर में फैलाना उसका लक्ष्य था। विश्व एकता का आदर्श, विविध जन समूहों को एक साम्राज्य में जोड़कर स्थानीय शासन वह स्थापित करना चाहता था। पेज 97 पर ही आइए पता लगाए गतिविधि के अंतर्गत जब युद्ध के उपरांत अलेक्जेंडर ने राजा पुरु से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पुरु ने कहा एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है। इस उत्तर से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने उन्हें उनके ही राज्य का क्षत्रप नियुक्त कर दिया। अपने शिक्षकों की सहायता से राजा पुरु और अलेक्जेंडर के मध्य हुए युद्ध के विषय में और विवरण प्राप्त करें। तो यह एक ऐतिहासिक लड़ाई थी। इसके ऐतिहासिक कारण थे। पुरु ने साहसपूर्वक लड़ाई की और अलेक्जेंडर से शालीनता से बर्ताव किया। जब उसने कहा एक राजा की तरह, तो अलेक्जेंडर उसकी वीरता और गरिमा से प्रभावित हुआ। इसीलिए अलेक्जेंडर ने उसे उसके राज्य का क्षत्रप नियुक्त कर दिया और इससे उसने जो राजा पुरु है उसका सम्मान और राजनीतिक स्थिरता वहाँ की लौटा दी। पेज नंबर 103 पर आइए विचार करेंगे अंतर्गत कौटिल्य कहते हैं एक राजा को अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देकर अपनी शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति ग्राम क्षेत्र से आती है और जो समस्त आर्थिक गतिविधियों का स्रोत है। राजा को ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों पर विशेष अनुग्रह करना चाहिए जो लोगों को लाभ पहुंचाने वाले कार्य करते हैं। तो जैसे कि तटबंध,
सड़क पुल बनाना, गांव का सौंदर्यकरण करना और उनकी रक्षा करने में सहायता करना। तो इस पर विचार करना है। तो जो कौटिल्य ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखना, तो वह निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण था। आय का मुख्य स्रोत, राज्य को मिलने वाला अधिकांश राजस्व, कर, टैक्स कृषि और ग्रामीण उत्पादन से आता था, जिससे साम्राज्य चलता था। संसाधनों की आपूर्ति, सेना के लिए भोजन, घोड़े, हाथी और हथियार बनाने के लिए कच्चा माल जैसे लोहा ग्रामीण क्षेत्रों और वनों से प्राप्त होता था। साम्राज्य की स्थिरता, यदि गांव सुरक्षित और समृद्ध होंगे तो प्रजा सुखी रहेगी। सुखी प्रजा ही विद्रोह नहीं करती और राजा की शक्ति को बढ़ाती है। बुनियादी ढांचा, तटबंध और सड़कों जैसे निर्माण कार्यों से व्यापार सरल होता था। खेती की पैदावार बढ़ती थी, जो पूरी अर्थव्यवस्था का आधार थी। इसीलिए कौटिल्य ने गांव को सशक्त करने की बात कही थी। 103 पेज पर आइए पता लगाएं के अंतर्गत अपनी कक्षा में सामूहिक चर्चा आयोजित करें और कौटिल्य के साम्राज्य के प्रति विचारों की विशेषता की तुलना आधुनिक राष्ट्र से करें। तो कौटिल्य के साम्राज्य और आधुनिक राष्ट्र की तुलना जो है इन बिंदुओं पर है। जन कल्याण, कौटिल्य का मानना था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। आधुनिक राष्ट्र भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर चलते हैं, जहां सरकार का मुख्य काम जनता की सेवा करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कौटिल्य ने गांव को आर्थिक शक्ति का स्रोत माना। आज भी किसी राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्रामीण विकास और कृषि को आधार माना जाता है। बुनियादी ढांचा, कौटिल्य ने सड़कें, पुल, बांध बनाने पर जोर दिया। आधुनिक सरकारें भी विकास के लिए सड़कों, हाईवे, जल प्रबंधन को प्राथमिकता देती हैं। शासन प्रणाली, कौटिल्य के समय राजतंत्र यानी राजा प्रमुख था, जबकि आधुनिक राष्ट्रों में लोकतंत्र यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और संविधान द्वारा शासन होता है। सुरक्षा और न्याय, दोनों ही व्यवस्थाओं में आंतरिक सुरक्षा और बाहरी आक्रमण से रक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि कौटिल्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं, विशेषकर उनका यह विचार कि आर्थिक संपन्नता और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। पेज नंबर 104, गतिविधि आइए विचार करें। अशोक ने अपने शिलालेखों में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। वे चाहते तो इसका उल्लेख न करके भविष्य की पीढ़ियों के समक्ष स्वयं को एक शांतिपूर्ण परोपकारी राजा के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे। आपके विचार में उन्होंने इस विनाशकारी युद्ध का उल्लेख शिलालेखों में क्यों किया होगा? तो इसका संभावित उत्तर हो सकता है, अशोक ने कलिंग युद्ध का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि वे युद्ध से हुई हिंसा और दुख पर अपने पश्चाताप को दिखाना चाहते थे। दूसरा, वे भविष्य की पीढ़ियों को शांति और अहिंसा का संदेश देना चाहते थे और वे अपने जीवन में आए परिवर्तन को सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना चाहते थे। आपके मन में इससे अलग विचार हैं तो आप वो लिख सकते हैं। पेज नंबर 107, आइए पता लगाएंगे अंतर्गत अशोक का एक अभिलेख है जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक में भी है। उसने अपने अधिकारियों के आचरण संबंधित विस्तृत निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की कि अधिकारी निष्पक्षता से कार्य करें। तो आपने बताना है कि उसने जो ये उपाय करे हैं वो उसके साम्राज्य को सुदृढ़ करने में कितने सहायक हुए होंगे। तो इसको पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि ये उपाय साम्राज्य के प्रबंधन में सहायक रहे होंगे। जन विश्वास बढ़ता, अधिकारियों का दयालु और निष्पक्ष व्यवहार जनता का भरोसा बढ़ाता, विरोध और विद्रोह घटते, अन्याय कम होने से असंतोष और विद्रोह की भावना कम होती, कानून व्यवस्था मजबूत होती, निष्पक्ष न्याय से सामाजिक स्थिरता और शासन की वैधता बढ़ती, प्रशासनिक जवाबदेही बनती, 5 वर्षीय निरीक्षक यानी महामात्र नियुक्त करने से भ्रष्टाचार और दुरुपयोग पर नियंत्रण रहता, आर्थिक लाभ, शांतिपूर्ण वातावरण में कर राजस्व और उत्पादन स्थिर रहते हैं, नैतिक नेतृत्व का उदाहरण राजा का करुणामय संदेश अधिकारियों को नैतिक व्यवहार के लिए प्रेरित करता।
पेज नंबर 109 आइए पता लगाएं के अंतर्गत एक इतिहासकार के रूप में जो जहां पर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ पर कलाकृतियां दी गई हैं, पेज नंबर 110 पर और 111 पर, उन सभी आकृतियों को ध्यान से देखें। मौर्य युग के लोगों और जीवन के बारे में आप इनसे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये तस्वीरें या मौर्य कालीन कलाकृतियों का विश्लेषण करने पर हम उस समय के जीवन के बारे में ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे कि उच्च स्तरीय शिल्प कौशल, सारनाथ के अशोक स्तंभ जैसे चमकदार और पॉलिश किए हुए पत्थर के स्तंभ मौर्य कालीन कारीगरों की अद्भुत निपुणता और कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। कला और मनोरंजन, पकी हुई मिट्टी जैसे कि टेराकोटा से बनी नृत्य करती बालिका की मूर्ति यह संकेत देती है कि समाज में नृत्य और संगीत जैसे मनोरंजन के साधनों का महत्व था। वेशभूषा और फैशन, कलाकृतियों में दिखाए गए जटिल शिरोवस्त्र, केश विन्यास और आभूषणों से यह पता चलता है कि उस समय के लोग अपनी सजावट और सौंदर्य के प्रति कितने सचेत थे। धार्मिक विश्वास, देवी और सप्त मातृकाओं की मिट्टी से बनी मूर्तियां समाज में नारी शक्ति और मातृदेवियों की पूजा की गहरी परंपरा को उजागर करती हैं। तकनीक की विकास, घोड़े के सिर की कलाकृति में दिखाई गई लगाम की विस्तृत संरचना बताती है कि उस काल में घोड़ों के प्रशिक्षण और सैन्य उपकरणों की तकनीक काफ़ी विकसित थी। शहरी जीवन, लोग सूती कपड़े पहनते थे और शहरों में आग से बचाव के लिए सड़कों पर पानी के बर्तन रखे जाते थे, जो एक संगठित और जागरूक नागरिक जीवन का प्रमाण है। पेज नंबर 112 पाठ्य पुस्तक में और स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, कुछ सिक्कों के साथ अलग अलग चिन्ह जो है आप देख सकते हैं। इन चिन्हों का अर्थ क्या हो सकता है आपने अनुमान लगाना है। तो आप ये जो सिक्कों पर निशान बने हुए हैं इनको देखकर अनुमान लगा सकते हैं। आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक संभावित उत्तर हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे कि चक्कर पहिया शासन प्रतीक और गतिशीलता, कभी कभी धार्मिक संकेत भी माना गया है। सूर्य यानी नक्षत्र शुभता, राजकीय अधिकार या समय चिन्ह शक्ति और वैधता का संकेत देता है। वृक्ष और पौधा समृद्धि, जीवन और स्थानीय पहचान, कुछ मामलों में विशिष्ट नगर या मठ का प्रतीक हो सकता है। त्रिशूल स्वास्तिक और पशु कृतियाँ धार्मिक संप्रदाय जैसे कि शैव, वैदिक या जातीय या श्रेणियों की पहचान दर्शाते हैं। शिल्पी चिन्ह भी ये हो सकते हैं। भौगोलिक निशान, कई चिन्ह व्यापारिक गिल्ड्स, स्थानीय शासकों या मुद्राकारों के निशान के रूप में प्रयोग होते होंगे। पाठ के अंत में कुछ क्रियाकलाप, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। साम्राज्य की विशेषताएं क्या हैं और यह राज्य से किस प्रकार भिन्न है। इसका उत्तर है, जो साम्राज्य की विशेषताएं हैं कि साम्राज्य एक बड़ा क्षेत्र होता है जिस पर एक सम्राट का शासन होता है। इसमें कई छोटे राज्य शामिल होते हैं। भिन्नता, राज्यों की तुलना में साम्राज्य विशाल होते हैं, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में अधिक संसाधनों, बड़ी सेना और टैक्स वसूलने के लिए एक बड़ी अधिकारी प्रणाली की जरूरत रहती है। प्रश्न, राज्यों से साम्राज्यों में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या हैं। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा कारक है वह है सैन्य शक्ति। पड़ोसी राज्यों को जीतने के लिए विशाल और प्रशिक्षित सेना, संसाधन, उपजाऊ भूमि कृषि के लिए, लोहे की खदानें हथियार बनाने के लिए और जंगलों से हाथियों की उपलब्धता। आर्थिक मजबूती, सुदृढ़ व्यापार, कर संग्रह प्रणाली और कृषि उत्पादन, कुशल नेतृत्व। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य जैसे योग्य शासक और सलाहकार भी साम्राज्यों में के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं। प्रश्न है, अलेक्जेंडर को विश्व इतिहास में एक महान शासक माना जाता है, क्यों। इसका उत्तर है, उसने फारसी साम्राज्य को हराया और उसका साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैला था। उसकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण विश्व पर शासन करने की थी। उसके अभियानों ने ग्रीक संस्कृति को दुनिया भर में फैलाया और भारत के साथ भी सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास में मौर्य वंश को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके कारण बताएं। तो इसका उत्तर है,
मौर्य साम्राज्य ने पहली बार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक शासन के तहत एकजुट किया। उन्होंने एक मजबूत प्रशासन, कर प्रणाली और व्यापारिक मार्गों का विकास किया। अशोक के माध्यम से शांति और धम्म का संदेश विदेशों तक पहुंचाया। उनकी कला जैसे कि अशोक स्तंभ या अन्य मूर्तियां जो बनी हैं आज भी विश्व में भारत की पहचान हैं। प्रश्न, कौटिल्य के कुछ प्रमुख विचार क्या थे? इनमें से कौन से विचार आप आज भी आसपास देख सकते हैं? तो कौटिल्य का जो विचार है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य को सप्तांग सिद्धांत यानी 7 अंगों से चलना चाहिए। आर्थिक शक्ति के लिए ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे यानी सड़क और पुल पर ध्यान देना चाहिए। अगर आज के संदर्भ में देखें तो आज की सरकारें भी कल्याणकारी राज्य की नीति अपनाती हैं, जहां सड़कों पुलों का निर्माण, जनता की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्न 6 है, अशोक और उसके साम्राज्य के बारे में असाधारण बातें सी उस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। अशोक इतिहास के असाधारण शासक थे क्योंकि वे युद्ध जीतने के बाद युद्ध त्यागने वाले संभवतः दुनिया के पहले राजा थे। कलिंग युद्ध के विनाश को देखकर उन्होंने हिंसा छोड़ दी और धर्म यानी नैतिकता का रास्ता चुना। असाधारण बातें, उन्होंने अपनी प्रजा से सीधे बात करने के लिए चट्टानों और स्तंभों पर संदेश लिखवाए। उन्होंने न केवल इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी चिकित्सालय बनवाए और उनका शिकार रोका। आज का प्रभाव देखें तो अशोक का शासन आज भी भारत को प्रभावित करता है। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है 4 शेर, उसी के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है और तिरंगे में बना चक्कर भी उन्हीं की देन है। उनकी सत्यमेव जयते की विचारधारा यानी कि सच की हमेशा जीत होती है, आज भी भारत का आदर्श वाक्य है। प्रश्न, अशोक के उपरोक्त शिलालेख को पढ़ने के उपरांत क्या लगता है कि वे अन्य धार्मिक विश्वासों और विचारधाराओं के प्रति सहिष्णु थे? इसका उत्तर है हाँ, अशोक पूर्णतः सहिष्णु थे। शिलालेख में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके अधिकारी बौद्ध संघ, ब्राह्मणों, आजीविकों और जैनियों सहित सभी संप्रदायों के कल्याण के लिए काम करेंगे। उन्होंने सभी धर्मों के बीच आपसी सम्मान और निष्पक्षता को बढ़ावा दिया। प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि एक लेखन प्रणाली थी जिसका प्राचीन भारत में व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इस लिपि के बारे में अधिक जानकारी जुटाएं। इसका उत्तर है ब्राह्मी लिपि प्राचीन भारत की सबसे प्रमुख लेखन प्रणाली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए हैं। इसका महत्व है कि भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों जैसे कि देवनागरी, तमिल, बंगाली की जननी मदर स्क्रिप्ट इसी को माना जाता है। मान लीजिए आपको 3री शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में कौशाम्बी से कावेरी पट्टनम की यात्रा करनी है। आप यह यात्रा कैसे करेंगे? तो जो रास्ता है वो है दक्षिण पथ। इस व्यापारिक मार्ग का प्रयोग किया जाएगा जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ता था। परिवहन यात्रा के लिए बैलगाड़ियां, घोड़े और नदियों को पार करने के लिए नावों का उपयोग किया जाएगा। ठहरने के स्थान रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक नगरों जैसे विदिशा, उज्जैनी, प्रतिष्ठान और अमरावती में रुका जाएगा। और समय, चूंकि उस समय परिवहन धीमा था, इसीलिए इस लंबी यात्रा में कई 3 महीने भी लग सकते हैं। साम्राज्य का उदय, इस पाठ पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न है, प्राचीन भारत में श्रेणियां क्या थी और उनका कार्य क्या था? इसका उत्तर है श्रेणियां व्यापारियों, शिल्पकारों और कृषकों के संगठन थे। वे अपने सदस्यों के लिए नियम खुद बनाती थी और एक बैंक की तरह काम करती थी। राजा भी उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। प्रश्न, मैगस्थनीज कौन था और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है मैगस्थनीज एक यूनानी ग्रीक राजदूत और इतिहासकार था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। उसने भारत पर इंडिका नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इसके बाद प्रश्न है, जिम्नोसोफिस्ट किन्हें कहा जाता है? तो ग्रीक लोगों ने भारतीय ऋषियों या नगन दार्शनिकों को जिम्नोसोफिस्ट कहा है। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर उनकी बुद्धिमत्ता और निडर उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ था। प्रश्न है,
सोहगोरा ताम्र पत्र अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसका उत्तर है, यह अभिलेख बताता है कि मौर्य काल में सूखे या अकाल के संकट से निपटने के लिए राज्य द्वारा अनाज का भंडारण यानी अन्नागार किया जाता था। प्रश्न है, कौटिल्य के समतांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग कौन से हैं? तो कौटिल्य के अनुसार ये 7 अंग हैं: राजा, अमात्य यानी मंत्री और अधिकारी, जनपद, क्षेत्र और जनता, दुर्ग यानी किले, कोष खजाना, दंड, सेना या कानूनी व्यवस्था और मित्र यानी कि सहयोगी। प्रश्न, अशोक को महान संचारक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, उन्होंने अपनी प्रजा तक संदेश पहुंचाने के लिए चट्टानों और पत्थर के खंभों पर अभिलेख खुदवाए जो आप जनता की भाषा में थे। प्रश्न, अशोक को उनके अभिलेखों में किन नामों या उपाधियों से पुकारा गया है? तो अशोक को देवा नामप्रिय या फिर प्रियदर्शी, जो दूसरों को स्नेह या दया से देखता हो, कहा गया है। प्रश्न, प्राचीन भारत के 2 सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन से थे? तो इसका उत्तर है उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ। इसके बाद प्रश्न है, साम्राज्यों के पतन का एक मुख्य कारण क्या था? अक्सर एक शक्तिशाली सम्राट के बाद कमजोर उत्तराधिकारी का आना या बहुत बड़े क्षेत्र को एक साथ संभाल पाना कठिन होना इस पतन का कारण बनते थे। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पटना, जो कि बिहार की आज की राजधानी है, के नाम से जाना जाता है। प्रश्न, सारनाथ स्तंभ के नीचे बने चक्र का अर्थ क्या है? इसे धर्म चक्र कहते हैं, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है। यही चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में भी है। प्रश्न, सामंत और अधीन राजा सम्राट के प्रति वफादारी कैसे दिखाते थे? इसका उत्तर है, वे सम्राट को गिफ्ट यानी भेंट यानी उपहार के रूप में सोना, अनाज, पशु, हाथी या फिर कीमती वस्तुएं देकर अपना सम्मान और समर्पण दिखाते थे। प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है, इसका शाब्दिक अर्थ है शासन और धन का विज्ञान। यह कौटिल्य द्वारा लिखी गई है और इसमें राज्य चलाने के नियम बताए गए हैं। प्रश्न है, धम्म महापात्र कौन थे और उनका कार्य क्या था? इसका उत्तर है, अशोक ने धम्म महापात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उनका मुख्य कार्य समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कि तपस्वियों, गृहस्थों और कैदियों के बीच जाकर अशोक के धम्म यानी कि उनके नैतिक संदेशों का प्रचार करना और लोगों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना था। प्रश्न, मौर्य प्रशासन में जासूसों का क्या महत्व था? इसका उत्तर है, कौटिल्य के अनुसार एक मजबूत साम्राज्य के लिए जासूस अनिवार्य थे। वे अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर नजर रखते थे, राजा को बाहरी खतरों की सूचना देते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि राज्य के आदेशों का पालन हो रहा है या फिर नहीं। प्रश्न, मौर्यकालीन मूर्ति कला की पॉलिश की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है, मौर्यकालीन पत्थर की मूर्तियां जैसे कि अशोक स्तंभ को देखें, इस पर एक विशेष प्रकार की चमकदार पॉलिश की जाती थी जो हजारों सालों बाद भी आज वैसी ही चमकती है। यह उस समय के उच्च कोटि के तकनीकी ज्ञान को दर्शाता है। प्रश्न, चक्रवर्ती सम्राट का विचार क्या था? इसका उत्तर है, प्राचीन भारत में यह माना जाता था कि एक आदर्श राजा वह है जिसकी सत्ता चारों दिशाओं में फैली हो और जिसका विजय चक्र बिना किसी बाधा के पूरे उपमहाद्वीप में घूमे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने इस विचार को हकीकत में बदला। प्रश्न, क्या मौर्य काल में पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाता था? इसका उत्तर है हाँ। अशोक ने जंगलों को बिना कारण जलाने पर रोक लगाई और जंगली जानवरों के शिकार पर कड़े नियम बनाए। उन्होंने जड़ी बूटियों और पेड़ों के रोपण को भी बढ़ावा दिया। तो यह थी वीडियो साम्राज्यों का उदय। उम्मीद है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल फेयर नोटबुक को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।